अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। चीनी की रिपोर्ट ऐसा लगता है कि कल आ जाएगी। ये वो रिपोर्ट है जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। कमीशन ने ये जो कमीशन बनाया गया था कुछ दिनों एक्सटेंशन मांगी थी कि अगर एक्सटेंशन दे दें तो उसके बाद ये चीनी की रिपोर्ट ईद के बाद पेश कर दी जाए, लेकिन इस दरखास्त को रद्द कर दिया गया। अब ये लग रहा है कि चीनी की रिपोर्ट, कल काबीना का एक स्पेशल इजलास भी बुलाया गया है, उसमें मुमकिन है कि चीनी की रिपोर्ट उसमें दी जाए और कल वो पब्लिक भी कर दी जाए। क्या होगा, किस किस्म की रिपोर्ट? अब सवाल यह है कि सबसे पहले मुझे याद है जिस वक्त ये कमीशन बना तो कहा कि अपनों को बचाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। पहली रिपोर्ट आई, उस पर बहुत सी हुकूमतों पर यह कि सब्सिडी क्यों दी, एक्सपोर्ट का फैसला क्यों किया, ये तमाम वो सवाल थे जिनका जवाब कुछ का दिया और कुछ पे बहुत से रेड फ्लैग्स रेज किए इस रिपोर्ट ने जो उस कमीशन ने दी। उसके बाद इनको मजीद कहा गया, तो इसमें जो बुनियादी सवाल बनता था कि जिन कंपनियों का फोरेंसिक किया जा रहा है उनमें बहुत सी कंपनियां तो एक्सपोर्ट करती नहीं। जिन कंपनियों को एक्सपोर्ट थी, जो बड़े बड़े मगरमच्छों की कंपनियां थी, आरबाई के पंजाब में या दूसरी कंपनियां, मियां मुनीर साहब की जो कंपनी जिसके अंदर वो हिस्सेदार हैं, इन कंपनियों का फोरेंसिक नहीं किया गया। सिर्फ चंद दूसरी कंपनियां जिनका फोरेंसिक किया गया, उस पर जहांगीर तरीन साहब ने यह भी ट्वीट में शायद कहा था कि तमाम का फोरेंसिक क्यों नहीं किया जा रहा। सो ये एक और इशू है जो बनेगा। इस पे बात करेंगे। दूसरा, गुलाम सरवर खान साहब का एक बयान है, पहले वो बयान सुन लें, आगे चल के दोबारा भी चलाएंगे। बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की, किस चीज का गुस्सा था, लेकिन बात बड़ी सही कर गए हैं जो उन्होंने बात की। सुनिए क्या कहते हैं। तमाम जो मुआवने खुसूसी हैं उन्हें भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। ये ग्रे एरिया है हमारा। इस बात पे हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं कि इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है। मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, और वो कैबिनेट में बैठा है। ऐसे लोगों को अपनी थोड़ी सी वजाहत भी करनी चाहिए, अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहिए, अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करने चाहिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताना चाहिए। हमने देखा है, पास्ट में भी देखा है कि लोग आए बैग उठा के वापस चले गए। हम लोगों को तो फिर लोगों के पास जाना होता है। हम अकाउंटेबल भी हैं, हम आंसरेबल भी हैं। हमारी अकाउंटेबिलिटी लोग भी करते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी अदारे भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। इन लोगों को अपने बारे में बताना चाहिए जिनको मैं नहीं जानता, जिनको कोई नहीं जानता। हालांकि सरवर खान साहब भूल गए, इन सारों को कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बिठाया है। अगर वजीर आजम पाकिस्तान ने उनको कैबिनेट में बिठाया तो ये सवाल तो आपको वजीर आजम से पूछना चाहिए कि ये लोग कौन हैं, इनको कोई नहीं जानता, ये कहां से आए हैं और इस कैबिनेट का हिस्सा क्यों है। वो अपनी सफाई क्या टीवी चैनल्स पर खुद जाके दें कि जनाब मेरा नाम वल्द फलाना, तालीम इतनी, ये इस तरह नहीं होगा। ये तो जाहिर है जिसने इनको बिठाया उसको जवाब देना पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पे तो सरवर खान साहब का ये सवाल डायरेक्टेड होना चाहिए वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ। लेकिन शुरू करते हैं चीनी से। अली नवाज जवान साहब, मेंबर कौमी असेंबली तरीके इंसाफ से बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी मंजूर साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं और मुसद्दिक मलिक साहब हैं मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ। कल आ रही है जी चीनी की रिपोर्ट? हाँ जी, कल स्पेशल काबीना का इजलास बुलाया गया और मेरा ख्याल है कल काबीना में इंशाल्लाह ताला ये रिपोर्ट पेश होगी। उम्मीद है, नॉट इन्फॉर्मेशन बेस्ड, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। लग ऐसे ही रहा है, जो अंदर से खबरें आ रही हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि ये रिपोर्ट कल आ जाएगी। मेजर ऑपोजिशन ज़ाहिर है इसके ऊपर ज्यादा बात कर सकती है। चौधरी मंजूर साहब से शुरू कर लेते हैं। चौधरी साहब क्या सोच रहे हैं, क्या होगा तो मानेंगे या क्या होगा तो नहीं मानेंगे? मतलब किस तरह देख रहे हैं इस चीनी की रिपोर्ट को? क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था रिपोर्ट आएगी नहीं जी, फिर बिलावल साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे जब उनसे पूछा गया कि चीनी का अभी जब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपको क्या लगता है क्या होगा? तो आप कहेंगे हाँ ये रिपोर्ट ठीक है। देखिए, बड़ी वाज़ेह चीज है जो बार बार हम कह रहे हैं कि मेरी एको वापस आ रही, मुझे आवाज वापस आ रही। अगर चौधरी साहब की आवाज सेट कर ले, मैं मलिक साहब से कर लेता हूं, जब तक आपकी आवाज ठीक कर लेते हैं। मलिक साहब को सिंगल विंडो प्लेन। मलिक साहब आपसे यही सवाल पूछता हूं, क्या होगा तो आप कहेंगे हाँ चलो जस्टिस हैज बीन सर्व्ड? मेरा तो नुक्ता नज़र ये है कि इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो रिपोर्ट के ज़रिए सामने आई। एक बात तो ये है कि कुछ चीनी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब हैं और भी बहुत से लोग हैं, आप जिक्र कर रहे थे अभी, खुसरो बख्तियार साहब भी हैं, उनको फ़ायदा हुआ, ये एक फैक्ट है। मगर जो बड़ा फैक्ट है वो ये है कि उनको ये एलीट कैप्चर या फ़ायदा दिया किसने? अगर आज हुकूमत एक फैसला करती है कि हम तमाम जितने भी चैनल्स हैं, हम मीडिया को बढ़ाना चाहते हैं, हमने 5 साल के लिए उनको टैक्स फ्री कर दिया है, तो जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो 5 साल टैक्स नहीं देंगे।
लेकिन क्या उस 5 साल के बाद आप ये कहेंगे कि सारे मीडिया हाउस चोर हैं, इन्होंने टैक्स चोरी कर लिया? ऐसा तो नहीं है। हुकूमत ने उनको इजाजत दी है, टैक्स फ्री इस वजह से किया है कि प्रमोट किया जा सके मीडिया को। जब ईसीसी, जिसकी सरबराही यानी मीटिंग की सरबराही तो असद उमर साहब कर रहे थे, मगर उसकी सरबराही वजीर आजम करते हैं, जब वो एक्सपोर्ट की इजाजत देती है तो फिर आपको क्या मसला है? अगर चीनी की मैं असद उमर साहब का सुना दूं आपको, एक सेकंड रुक जाए। असद उमर साहब ये कहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट के ऊपर कोई एतराज नहीं था, उसकी इजाजत हमने दी, हमने सब्सिडी के बगैर की बात की है। मैं कुछ दिन पहले अरशद साहब के प्रोग्राम में भी यही बहस हो रही थी। मेरा खैर वर्जन थोड़ा सा उस वक्त सब्सिडी का था, सब्सिडी का नहीं, एक्सपोर्ट की इजाजत का था। लेकिन अरशद उस वक्त जब ईसीसी में आई, एक शुगर एडवाइजरी बोर्ड है, उसने कहा 2 मिलियन टन ऑफ आपके पास शुगर आपके पास अवेलेबल है। अगर आप 10 मिलियन की देते हैं, 1 मिलियन की इजाजत देते हैं, तो जो आपकी क्रशिंग सीजन स्टार्ट होगा तो 1 मिलियन की फिर भी हमारे पास होगी। इस पूरे सीजन में असद भाई की जो मैं कोट कर रहा हूं कि पूरे सीजन में कभी भी ये बात नहीं आई काशिफ भाई कि चीनी कम है जिसकी वजह से प्राइस कम हो रही है। चीनी असल ये चीज इसीलिए भी तहकीकात की गई, चीनी भी कम नहीं है, मसाइल भी कुछ नहीं है, तो चीनी की कीमत बढ़ क्यों रही है? ये असद उमर साहब को भी सुन लें। अब आप दोनों मेहमान मेरे इसका जवाब देते हैं। असद उमर साहब ने क्या लीजिएगा? शुगर की एक्सपोर्ट को हमने सपोर्ट किया था। शुगर की एक्सपोर्ट को सब्सिडी देके एक्सपोर्ट करने को हमने अपोज किया था, और वो पहला साल था बड़े अरसे के बाद कि वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी नहीं दी एक्सपोर्ट को, सूबों को देनी पड़ी। सूबों ने दी, उससे पिछले साल सूबों ने भी दी थी और वफाक ने भी दी थी, दोनों ने दी थी। तो वफाक ने सब्सिडी नहीं दी। मेरे ख्याल में सब्सिडी का केस नहीं बनता था, एक्सपोर्ट करने का केस बनता था। उन्होंने एक्सपोर्ट किया, वहां तक बात ठीक थी। कोई शुगर मलिक साहब, कि आपके पास अगर रिपोर्ट पढ़ी और मुझे मालूम है कि आप रिपोर्ट पढ़ चुके हैं, तो उस रिपोर्ट में आप देख लें कि पिछले साल कितनी पैदावार हुई चीनी की। ये जो 2 मिलियन कह रहे हैं, 2 मिलियन कहाँ से आई? पिछले साल 5.3 मिलियन टन चीनी पैदा हुई और पाकिस्तान की अपनी ज़रूरत जो है वो 5 और 5.1 होती है। इस साल चीनी की जो पैदावार है वो अभी तक 5 मिलियन टन से ज्यादा नहीं हुई। जब ये रिपोर्ट आई थी तो 4.7 या 4.8 मिलियन। लेकिन क्रशिंग का सीजन चल रहा है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट। जब ये रिपोर्ट आई थी जनवरी से अप्रैल तक शायद क्रशिंग सीजन होता ना, उसके बाद आप यू कैन डेफिनेटिवली से कि कितनी चीनी है पाकिस्तान। जी मैं दोनों, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि जो चीनी का स्टोर जिस साल की ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास 2 मिलियन इजाफी टन थी, उस साल 5.3 मिलियन टन जो है वो पैदा हुई है और 5.1 मिलियन टन हमारी खपत है। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ठीक। तो ये जो 2 मिलियन टन जिसका जिक्र कर रहे हैं असद उमर, ये होगी कहीं, मैं उनको क्यों डिस्प्यूट करूं, मगर रिपोर्ट में ये नहीं लिखा। तो इसका मतलब है कि ये रिपोर्ट किसी खास तरीकाकार से लिखी गई है। क्या वजह है अल्लाह जानता है। दूसरा जो अहम बात है कि उसके बाद जब इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, सर मैं बात खत्म कर लूं, अगर बात खत्म कर, उसके बाद इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि फूड सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक्सपोर्ट को अपोज किया। यानी जिसका ये महकमा है वो वहां पे बैठ के इजलास में इसकी मुखालफत कर रहा है और इजाजत दी जा रही है एक्सपोर्ट की। ये दूसरी अजीब सी बात लगती है कि जिस सेक्रेटरी का ये काम है वो कह रहे हैं मत करें, आप कह रहे हैं नहीं हम करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 2 मिलियन टन हमारे पास चीनी पड़ी है। रिपोर्ट में लिखा है कि चीनी नहीं हमारे पास सरप्लस थी। तीसरी जो है लेकिन यही तो एस्टैब्लिश करना है ना कि चीनी सरप्लस थी या नहीं। देखिए हम जी मैं बात तो सुन लें, छोटा रखें तो जी मैं आसान हो जाएगा। 30 सेकंड में कर देता हूं। आपने जो इस रिपोर्ट का जिक्र किया उसमें लिखा हुआ है कि रिपोर्ट के चीनी जो है उसकी कोई 2 मिलियन टन इजाफी नहीं थी। रिपोर्ट में लिखा हुआ, पढ़ लीजिए आप। उसके बाद जो तीसरी बात है वो ये है कि वजीर आजम के पास जब काबीना में ये जाती है, वजीर आजम एक्सपोर्ट की इजाजत देते हैं। हर वजीर, शेख रशीद देख लें, अली जैदी देख लें, हर बंदा टेलीविजन पे आके कह रहा है कि मैंने अपोज किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है भाई सपोर्ट किसने किया? यही बात पंजाब में है, सब्सिडी दे दी, लेकिन सब्सिडी में हर वजीर जो है, जो वजीर जिसको निकाला वो भी कह रहा है मैंने इसको अपोज किया था। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रहा है कि मैं तो मीटिंग में ही नहीं आया था और मैंने लिख के अपोज किया। तो सवाल ये पैदा होता है, इधर से असद उमर और प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, तमाम वजीर कह रहे हैं हम उसके खिलाफ थे। नीचे सब्सिडी दे दी, तमाम वजीर कह रहे हैं, जिसे निकाला वो भी कह रहा है, फाइनेंस का भी कह रहा है कि मैंने अपोज किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसने इजाजत दी एक्सपोर्ट की। ठीक, ये सवाल है ना बुनियादी। असल चीज ये सर, अगर असद उमर वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, ही वाज द ईसीसी चेयरमैन। मेरे प्रोग्राम में मेरा ख्याल था कि हमने मेरे प्रोग्राम का प्रोग्राम भी निकाल के रखा होगा, लेकिन हमें दूसरे शायद नहीं सर वो ये कह रहे हैं कि चीनी सरप्लस है।
अब ये तो स्टैब्लिश अब दोबारा चीन की रिपोर्ट में करना पड़ेगा कि क्या कल हो जाएगी। हाँ, लेकिन क्योंकि अब असद उमर खुद भी पेश हुए हैं। भाई ये छोड़ देना काशिफ भाई, रूल स्टैब्लिश कैसे होती है? आपका फैक्ट है ना, स्टैब्लिश कैसे होता है कि पिछले एक साल में आपको कहीं से खबर आई कि चीनी शॉर्टेज गंदम की आ रही है ना। दूसरा तो ये रोला है कि ग्राउंड रियलिटी खुद भी पेश हो गए हैं, तो अब जाहिर है ये फैसला अब उस कमीशन में होगा। मैं जरा ये निकालना चाहता हूँ वो साउंड, चौधरी मंजूर साहब, जब तक वो साउंड आती है मैं जरा आपसे ये मावनीन खुसूसी जो बात, और ये जो अभी आपने सुना होगा सरवर खान साहब ने, उन्होंने कहा कि ड्यूअल नेशनैलिटी वाले अपनी नेशनैलिटी पे दोबारा सुन लें एक दफा और उसके बाद बात करते हैं जरा थोड़ा सा। सुनाए जी सरवर खान साहब ने क्या बात की। मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है इस वक्त जिसकी वजह से हम शायद नहीं चला सक रहे हैं, वो कोशिश करते हैं। चौधरी साहब सुने थे ना तुसी वैसे? देखिए इसके दो सुन लो सर, सुन लो। इसके दो तमाम जो मुआवने खुसूसी हैं उन्हें भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। ये ग्रे एरिया है हमारा। इस बात पे हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं कि इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है। मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता, जिनके जी चौधरी मंजूर साहब फिर उन वजीर आजम साहब भी दसेंगे ना कितनी बड़ी कैबिनेट अनइलेक्टेड लोग इधर से आए। अच्छा काशिफ, मैं उधर भी आता हूं, लेकिन चीनी पे मुझे दो तीन बातें कहनी है। पहला इशू ये है कि ये चीनी किसने एक्सपोर्ट की, किसने फायदा हासिल किया, किसने फायदा दिया और लोगों को क्या नुकसान हुआ। ये इसके तीन पहलू हैं। ठीक। और अब ये है कि किसने फायदा लिया, वो भी उसमें आते हैं। आपने पूछा कि आप कैसे मुतमईन होंगे, और किसने फायदा दिया। मसलन जिन्होंने ईसीसी को हेड किया, जिसने काबीना ने मंजूरी दी है, उसको प्राइम मिनिस्टर ने हेड किया। इस पे सबसे ज़्यादा जिसने सब्सिडी दी है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने। अब अगर सारों की अकाउंटेबिलिटी होती है तो ठीक है, वरना तो फिर टारगेटेड है अगर कोई ऑपरेशन होता है। अब चीनी अगर पूरी थी तो चीनी की कीमत 55 से लेकर 85 पे क्यों चलेगी, 90 पे क्यों चलेगी? आटे का जो चौधरी साहब इसका दूसरा सवाल ये है, जिसने गंदम, मेरी बात सुन ले सर, आप भी जानते सस्ती बाहर बेच दी और फिर महंगी वापस ले ली। आप भी रहे हैं, आपकी हुकूमत भी रही है। अगर चीनी या गंदम शॉर्ट हो जाए, उसकी कमी पूरी करने में कितना टाइम लगता है, पहले ये बता दें। क्या 10 दिन में, 15 दिन में वो तो अगर सीजन नहीं है, अगर सीजन नहीं है तो आपको कम से कम 1.5-2 महीने लगते हैं। ये चीनी की कमी तो नहीं हुई ना। अगर आपका जो पॉइंट है वो, अगर मैं उस पे आ जाऊं, कि आपका पॉइंट है कि पूरी थी या अली नवाज अवान साहब का, तो फिर बुरान क्यों पैदा हुआ? बुरान नहीं सर, ये तो सवाल एग्जैक्टली दो सवाल है, इसमें दो बुनियादी सवाल। और फायदा जिसको हुआ वो मुल्जम है, फायदा जिसने पहुंचाया वो भी मुल्जम है। अगर आप रिपोर्ट पढ़ लें चौधरी साहब, तो उसमें दो चीजें बड़ी क्लियर दी हुई। एक ये कि चीनी का स्टॉक पाकिस्तान में कितना, ये किसी स्टेट के ऑर्गन को पता नहीं होता। शुगर मिल एसोसिएशन खुद फैसला करके आपको बताती है कि मेरे पास कितनी चीनी पड़ी है। शुगर मिल ने यह फैसला करके अगर बता दिया कि जब चीनी शॉर्ट होगी, मार्केट में खबर फैला दी शॉर्ट हो गई, तो चीनी की कीमत ऊपर चली जाएगी। उन्होंने जखीरा अंदोजी है ना इसको, दिस इज व्हाट इट इज। आपने जो एक सवाल उठाया बिल्कुल ठीक है, क्या ईसीसी ने एक्सपोर्ट करने का फैसला ठीक किया या गलत? यह तो कोई कागज प्रूव करेगा कि चीनी पूरी थी या चीनी शॉर्ट थी। वो अब असद उमर साहब पेश हुए, आई एम श्योर इस रिपोर्ट में इसका जवाब दिया जाएगा। मुझे कागजों से कोई लेना देना सर, आपको कागजों से लेना देना, लेना देना सर, ये भी कागज ही है ना। पीपल्स पार्टी को कागज पे कायदे आज़म पसंद है। नहीं, अवाम को क्या फायदा पहुंचा और क्या? आई एग्री विद यू सर, लेकिन आपके दौर में 100 से ऊपर। दूसरा सवाल किया, 104 पे गई थी, 104 पे चीनी आपके दौर में गई थी। दैट्स बिसाइड्स द सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेके वापस हम वापस लेकर आए। हमारे दौर में नहीं गई थी, हमें मुशर्रफ के देखिए मैं एक गुजारिश आपके दौर में गई थी, मैं आपको साउंड सुना देता हूं, उसमें उन्होंने इल्जाम और आटे पे 2008 में लाहौर में बंदे मर गए थे, आपको याद है? आपको याद है आटे की तकसीम पे हम तो उसको खुद कफील किया था। 2 सैलाब आए फिर भी आपके मुल्क में बुरान नहीं पैदा हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल, आर्गुमेंट कुछ और था। मेरा आर्गुमेंट ये है, चीनी की कीमत वापस आई, आटे में खुद कफील हुए, गंदम में एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गया। सुमोटो नोटिस लिया मंजूर साहब, आप लोगों ने भाई नवाज अवान साहब, मैं तो मान रहा हूं ये वही टीम है जो जनरल मुशर्रफ की टीम है। जनरल मुशर्रफ की टीम वही थी जिसने उस वक्त क्राइसिस पैदा किया था। हमने कहा था मलिक कयूम को, मैं आपको बंदों का नाम ले देता हूं, हमने तो नहीं कहा था आपको जनरल मुशर्रफ के दौर में। हमने तो उसी टीम ने अब बुरान पैदा किया। फिर हम अदवार पे चले जाते हैं। मुझे याद है चौधरी साहब, चल छोड़े, मैं आपसे एग्री करता हूं, 2-3 चीजों के सवाल अजीब बातें मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, आपकी उम्र अभी थोड़ी है पॉलिटिक्स के अंदर।
नहीं सर, वो खैर उम्र तो पे मैं नहीं अजीब बातें कर रहा। मेरी बात सुनिए सर। अगर आपकी उम्र ज्यादा और आप गलत बात कहेंगे तो इस बात पे मैं आपकी बात मान नहीं लूंगा। नहीं नहीं, History तो है ना। मैं आपको सियासत, Facts मेरे है। तो सामने सब सारे लोग वाकयात कयूम हुए से ना। ले ले, मैं facts वो है, कह रहा हूँ मैं कि तो आपकी नहीं कह रहा। पॉलिटिकल उम्र आप इतनी जो नहीं है admit कि आपको करते हैं, पता हो बात कि ये है 2008 में कि क्या facts है था। ना। सर फैक्ट नहीं, ये आपको कह रहा मेरी हूं। बात सुने सर, आप ये बता बात दें क्या ये हुआ बात था जौहरी साहब exactly? आपने बिल्कुल 100% 2008 में कौन लोग थे जिन्होंने आटे का बोरान पैदा किया था, चीनी का बोरान सर पैदा वो किया था? बता केयरटेकर दें आप। सेटअप के दौरान हुआ आप था नाम चौधरी ले साहब। देना। आटे का बोरान केयरटेकर सेटअप के दौरान हुआ था, आपको याद होगा, जिसकी वजह से चौधरी साहबान ने कहा ये बोरान खड़े करके हमें हरवाए गए से हैं। पहले ये शुरू हुआ था 2007 के और अंदर। असल लाइनें निकाल लगी कर थी, देख लें। असल लाइनें केयरटेकर सेटअप के दौरान लगी थी, जहां पे लोग आटे की लाइनों में लगे होते थे। तो आटा भाई नहीं मिलता था दौरान ही किसी। लगती है, लेकिन पहले अगर आपने एक्सपोर्ट कर दी, उस वक्त भी एक्सपोर्ट हुई थी गंदम और चीनी, और अगर एक्सपोर्ट कर दी तो लाइनें तो महीना बाद ही लगती चौधरी है साहब ना। मैंने पिछले दिनों एक अब डॉक्यूमेंट, यही लोग थे सारे, मैंने एक यही डॉक्यूमेंट जहांगीर दिखाया था तरीन, यही गवर्नमेंट का। खुसरो बख्तियार, यही सारे लोग थे। चौधरी- उठाकर देख लीजिए। चौधरी मंजूर अली साहब- नवाज अवान साहब तो इनके नाम नहीं ना ले सकते। नहीं, मैं आपको एक और चीज दिखा दूं। देखिए हम तो ले सकते अब एक ऐसी बहस में चले गए, दिस इज व्हाई ऐसे पाकिस्तान में हर बहस पॉलिटिकल होती है, व्हिच इज फाइन, होनी चाहिए भी। मैं इस बात से, मेरा ये मानना है कि क्या इस रिपोर्ट को 2-3 चीजों के जवाब देने चाहिए। क्या एक्सपोर्ट की इजाजत ठीक दी गई? अगर उसका फैसला तो ये होगा कि क्या चीनी सरप्लस है या नहीं। अगर सरप्लस नहीं है और एक्सपोर्ट की इजाजत फिर भी दे दी गई है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें कि यह जिम्मेदारी किसके ऊपर सर बैठती है। उसका के फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये कैसे पता चलेगा? कि उन्हें भी पकड़े ना, जिन्होंने रिपोर्ट में हमें लिखा तो है। देखना है लोगों ये से रिपोर्ट ही क्या बताएगी ना बोल सर। रहा है कि उससे उससे फैसला होगा कि गलत फैसला था। ठहरे एक मिनट, ये तो रिपोर्ट ही बताएगी ना। उसी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं जिसने ये चीजें जो अभी आप क्लेम कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के कागज आप कर रहे हैं, इसी रिपोर्ट ने बताया, आपको पता नहीं क्या था। कीमत है? आप इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये एक चीज ये साबित का फैसला होना। दूसरा, मैं फिर अपने आप को पुरानी पोजीशन से करेक्ट कर रहा हूं। आई एम करेक्टिंग माई पोजीशन। मेरा ये ख्याल था कि अगर चीनी वाफिर मिकदार में एक सरप्लस है तो सब्सिडी एज पर पॉलिसी दी गई है, जो पहले पॉलिसी थी। लेकिन उस दिन आई थैंकफुल टू अरशद के साथ बड़ी बहस हुई। उन्होंने कहा कि जी डॉलर का जो एक्सचेंज रेट फर्क पड़ा है, उसकी वजह से अब आप मार्केट में कंपेटिटिव हो गए हैं चीनी के लिए। तो 2018 में जब जून में और जून से लेकर दिसंबर तक ये जो टाइम है, इसमें यह भी देख के उनको बताना पड़ेगा कि डॉलर कितना एक्सचेंज रेट था, क्या सब्सिडी देनी। गंदम में क्यों कंपेटिटिव नहीं हो रहे आप? लोगों को क्यों मार रहे हैं? किसानों को क्यों मार रहे हैं? इस वक्त भी जो लोगों के घरों पे छापे मार के क्विक रिस्पॉन्स सर, मैं वो सर पे मंजूर भाई एक मिनट, तो उसकी कीमत क्यों नहीं बढ़ा रहे आप? अच्छा मंजूर भाई, चीनी की कीमत तो बढ़ा दी आसमान पे, जो किसानों को मिलना है वो उसका कोई फैसला नहीं होने वाला। सर देखिए, गरीबों को नहीं कुछ लेना, किसानों को कुछ नहीं, उनको मारो। मंजूर भाई एक मिनट मंजूर भाई, मैं अगर बात कर लूं, मैं ये बात करनी चाहिए। देखिए हमने वे फॉरवर्ड की बात करनी है ना। देखिए पहले हमारा जो 70 साल से निजाम चल रहा है, सब्सिडी दी जाती है, उसके बाद बात होती है, शुगर प्राइसेस ऊपर जाती सब्सिडी है। देने की एक वजह है। वजह ये है हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव मैं ये नहीं। बात क्या डिवैल्यूएशन के बाद हम कंपेटिटिव हो गए थे? मैं सर ये बात नहीं कर रहा। इसका ये मतलब है कि निजाम में बेहतरी की जरूरत है। मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अगर निजाम ये इतना ठीक होता तो हमें ना सब्सिडी पे लड़ाई कर रहे होते, ना हम शुगर प्राइस पे लड़ाई कर रहे होते, ना हम इस चीज पे लड़ाई कर रहे थे शुगर पाकिस्तान में है, कम है, ज्यादा है, इस चीज पे लड़ाई है। दूसरा, आपको इस रिपोर्ट में आना चाहिए कि इसको जो सब्सिडी दी है इसमें फायदा किन लोगों को हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए और वे फॉरवर्ड देना चाहिए। तो उन्हीं को होगा जो बड़े स्टेक होल्डर हैं। लेट्स बी फेयर, आप जहांगीर तरीन साहब का नाम लेना चाहेंगे, बिल्कुल आपका राइट है, पॉलिटिकल ओपोनेंट। लेकिन अगर उसका सबसे मेजर चंक है, वो नून लीग के दौर में भी सबसे बड़ा सब्सिडी का बेनिफिशियरी था, वो इस हुकूमत में भी होगा क्योंकि उसके पास 5 फैक्ट्रियां बाकी से। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि क्या सब्सिडी देनी चाहिए थी, बनती थी, और क्या एक्सपोर्ट की इजाजत देनी चाहिए थी, बनती थी। तो यही इसका तो इंतजार कल, इसका इंतजार कल की रिपोर्ट में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पहली दफा कोई इंक्वायरी बैठी है। कल मुझे पता है क्या आने वाली है। निजाम चल रहा है, कोई इसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये पहला स्टेप है चले करने का। ये दोबारा कल इसके ऊपर बात कर लेंगे। चौधरी साहब, मामनीन खुसूसी पे आ जाए जरा। ये जो बात हो रही है मामनीन खुसूसी, ये जो आजकल सरवर खान साहब ने भी कहा ड्यूअल नेशनल्स को, एक बड़ी पुरानी ये भी बात हो रही है कि ये जो मामनीन खुसूसी है ये अपने असासे भी डिक्लेयर करें। ये इनका काम है, बिकॉज ये पब्लिक के साथ डील कर रहे हैं। उन्होंने अपने असासे भी डिक्लेयर नहीं किए। बहुत सौ के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ड्यूअल नेशनल्स हैं इस मामनीन खुसूसी में। अब ये सरवर खान साहब ये सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब से जाके पूछे ना। नहीं, उन्होंने सारे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछा, उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन खराब कर दी।
देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर को खुद क्वेश्चनेबल हो गया जिसने अपॉइंट किया है। ये मुईद यूसुफ कौन है, इसका कोई अता पता किसी को है? जुल्फी बुखारी है, बाकी कितने लोग हैं, हमें तो पता भी, नाम भी नहीं आते कौन कौन है। वो अगर मिनिस्टर को नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? एक बात। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठा दिया है, उसका कोई बैकग्राउंड का किसी को पता ही नहीं है, कौन है, कहां से आया है, कितनी इंपॉर्टेंट आपने उसको पोस्टें दी है। दूसरी मेरी गुजारिश ये है सर कि देखें, ये एक और मैं तो जानता हूं उसको काफी अरसे से, उनको चुटकी भरेंगे। एक मिनट जरा, सरवर खान साहब को आपने चुटकी भरी ना, क्यों भरी है? कि वो उसने अपोज की जो रूजवेल्ट होटल है, जो न्यूयॉर्क के अंदर है, जो स्क्राइब होटल है वहां पे शांजेलिजे स्ट्रीट पे फ्रांस के अंदर, उसकी एक समरी आती है। ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन का काम था। समरी आती है, कौन भेजता है? ये अरशद मलिक साहब जो पीआईए के इन्होंने एमडी बनाए, वो भेजते हैं। सरवर खान और सेक्रेटरी अपोज करते हैं, सेक्रेटरी ट्रांसफर हो जाता है, इनको नोटिस हो जाता है। तो किसने लेने थे ये बताइए, कौम को बताइए, ये होटल किसके पास जा रहे थे? नहीं, कौन है जो खरीदना चाह रहा है? मैंने कल इसके ऊपर बड़ा काम किया। अब नूरुल्लाह कादरी साहब को नोटिस आ गया। आप कल जुबैर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। 2 सालों में आप जहां पे ईंट उठाएंगे ना, वहां से आपको करप्शन नजर आएगी। नूरुल्लाह कादरी साहब का भी नोटिस आ गया है, ये बात भी आपकी दुरुस्त है। जुबैर साहब ने कल कहा, मलिक साहब आपको जवाब देना इसका, सीडीए के वो चेयरमैन सीडीए जो है उसको निकाला है, वो चेयरमैन को निकाला है जो मुअत्तल किया गया करप्शन पे। तो सीडीए के अंदर तो देखिए ना क्या हो रहा है। मेयर को चेयरमैन सीडीए ने, मेयर है वो मेट्रोपॉलिटन एमसीआई का, वो मेयर है, मेयर को निकाला है। उसका जवाब भी ले लेते हैं। मलिक साहब, मेयर को निकाला। कल जुबैर साहब क्योंकि खुद प्राइवेटाइजेशन के हेड रहे हैं, सो ही सेड कि ये, और मेरी कल बात हुई हुकूमत से, बहुत से लोगों से, व्हाट इज गोइंग ऑन, तो उनका मौकफ ये है कि सेलिंग नहीं है, ये जो सिर्फ ये है कि करना क्या है, उसकी एक कमेटी बनी है। बट वो कमेटी भी, उनका ख्याल था जुबैर साहब का कि ये कमेटी भी बगैर प्राइवेटाइजेशन कमीशन के नहीं बन सकती। इसके लिए भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से समरी आना या इनिशिएट होना जरूरी है। सो वो प्रोसीजर तो जाहिर है, जो कल हम बड़ी तफसील से इस पे बात कर चुके हैं, जुबैर साहब क्योंकि खुद कर चुके हैं, एक्सपर्ट भी हैं इस काम में। ये मामलीन खुसूसी जो होते हैं, टेक्नोक्रेट टाइप चीजें ही होती है ना मलिक साहब। आई मीन फॉर एग्जांपल, आई गिव योर एग्जांपल, जुबैर साहब बाहर से प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, हल्के नहीं है। इज दैट अ बैड थिंग इन दिस कंट्री टू हैव मामलीन खुसूसी? आपके ख्याल? नहीं, देखिए सर, बैड थिंग तो उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने 3 नुकात उठाए हैं जो बड़े अहम हैं। पहला नुक्ता जो सियासी नुक्ता है वो ये है कि देखें, एक बात होती है मुआवनत करना, तभी आप कहते हैं मुआवने खसूसी। लेकिन जब मुआवनत करने वाले एक आउटसाइडर टेक्नोक्रेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए वजारत की और वो वजारत चलाए, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जिम्मेदार वो शख्स हो जिसने वोट मांगने जाना है, जिसने इलेक्शन लड़ने जाना है, तो फैसले किसी और के और उनका नतीजा जो है वो किसी और को भुगतना पड़ता है। तो जमहूरियत के अंदर आप जितने मर्जी मुआवनीन, जो आइन आपको इजाज़त देता है, आप टेक्नोक्रेट मुआवनीन रखें, वो आपकी मुआवनत करें, आपको एनालिसिस करके दें, आपको रिकमेंडेशंस दें और आप बेशक मानें, मगर वो शख्स किसी पार्लियामान का हिस्सा तो होना चाहिए ना, जिसके पास, जो अवाम का को जिसने जवाब देना है। तो सवाल उन्होंने पहला जो उठाया है कि हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं और अगर हम वाकई इलेक्शन जीत के आए हैं, हमारी मेजॉरिटी है हाउस में, तो इतने लोग तो होने चाहिए कि वो वजारतें चला सकें। अगर आप इस वक्त देखें वजारतें, तो आपको नजर आएगा कि वजारतें, तमाम अहम वजारतें जो हैं उनमें से, या बेशतर अहम वजारतें जो हैं, वो टेक्निकल लोग चला रहे हैं जिनका कोई सियासी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस वजह से जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको ग्राफ दिखा देते हैं कि इकोनॉमिक्स की एक $30 की किताब में ग्राफ ये कहता है कि मुझे इस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए। उसको गरीब आदमी नजर नहीं आता, उसको नजर आ ही नहीं सकता क्योंकि उसने सिर्फ किताबें पढ़ी हुई। लेकिन जो शख्स सड़क से उठ के आता है, जिस तरह चौधरी साहब हैं, जिस तरह अली वान साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, ये सारे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने जाना है। गरीब औरतें इनके गिरबान पकड़ती हैं कि मेरी महंगाई, मेरा बच्चा, मेरी नौकरी, मेरी बेटी, मेरी माँ का हस्पताल। तो जो टेक्निकल लोग होते हैं उनको ना बेटी, बेटा, ना माँ, बूढ़ा, बूढ़ी नजर आता है। वो इसी तरह के रिकमेंडेशंस देते हैं जैसे इन्होंने कोरोना वायरस। सर लेकिन एक ब्रेक, अगर इजाजत है ब्रेक ले। टेक्निकल लोग हैं, ठीक, आपका वो नुकता आ गया, मैं ब्रेक, लेकिन मुझे याद है चौधरी साहब, चौधरी मंजूर मेरा भाई है, तो मुझे चौधरी साहब मेरे से इस बात पे एग्री करेंगे, पीपल्स पार्टी के दौर में हम इनके साथ मजाक किया करते थे कि
मारे खाने के लिए चौरी मंजूर है, पैसे खाने के फैसल सखी बाट है, और उसमें और वजारत के लिए डॉक्टर आसिम है या रहमान मलिक है। ये वैसे भी बड़ी होती थी। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली इस तरह ड्रिवन है। नहीं, लेकिन देखें ना, ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात कर लेते हैं। ब्रेक बाद इस पे मजीद बात करें। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक में वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इक्तिसादी फोरम से जो बात कर रहे थे, जो क्वेश्चन आंसर सेशन था, उसमें एक बात में चलें अब, क्योंकि थोड़ा सा ज़ाहिर है पहले सियासी बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है। ब्रेक में भी बड़ी तफसीलन इससे बात हो रही थी। अगर ब्रीफ रखिएगा, क्योंकि इस प्रेस टॉक की वजह से थोड़ा सेगमेंट छोटा हो गया। मैं मलिक साहब आपसे शुरू करता हूँ। ही सेड कि हमें कोरोना के साथ गुर्बत का भी फैसला। अब ये दो व्यू पॉइंट्स बड़े पैरेलल व्यू पॉइंट्स हैं, जहां पे लॉकडाउन के हक में बात हो रही है। हम ब्रेक में बात करते थे, लॉकडाउन खुल भी रहे हैं, गुर्बत भी है। ये जो इकोनॉमी वर्सेस लाइफ डिबेट है कि मईशत बचा लें या जिंदगी बचा लें, ये इमोशनल डिबेट है, रियल डिबेट है। मलिक साहब, आपके ख्याल? देखिए, पहली बात तो मैं ये कि क्योंकि मैं आपको भी ये ब्रेक में भी कह रहा था कि ये ट्रेन तो अब छूट चुकी है। जो पिछले 2-3 हफ्ते में हुआ है, उसके बाद तो हम सब दुआ गो हैं कि जो मुआवने खुसूसी या मुआवनीन बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि कुछ नहीं होगा, अल्लाह करे उनकी बात सही साबित हो जाए और हमारी बात गलत साबित हो। अब तो हम दुआ मांग रहे हैं, मैं तो दुआ मांग रहा हूँ। मैंने अपनी वालदा को भी कहा है कि दुआ करें कि हम लोग गलत साबित हों और ये सही साबित हों, क्योंकि अब तो वो ट्रेन छूट चुकी है। क्योंकि अब इतने लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। आपने बाज़ारों की हालत देखी है, आपने मुख्तलिफ तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि अब आप कर्फ्यू भी लगाएंगे तो अब ये रुकेगा नहीं। और अगर अल्लाह रहम करे, अगर यहाँ पे कुछ अमवात की शरह बढ़ गई तो फिर हमें बस उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब फेस करने पड़ेंगे। तो ये जो डिबेट है, देखें, ये डिबेट तो बड़ी रियल डिबेट है। ये क्यों रियल डिबेट नहीं है? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जब आप पॉलिसी मेकर बनते हैं ना, तो आपका ख्याल होता है कि आपका काम होता है कि आप एक इफेक्टिव प्लान दें मौत के खिलाफ और एक इफेक्टिव प्लान दें भूख के खिलाफ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद थी जिसको हुकूमत रद्द कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो 20% आबादी है, जो सतह गुर्बत से नीचे है, वो 5-5.5 करोड़ लोग बनते हैं। अगर आपने एक मौसर लॉकडाउन करना हो तो आपको तकरीबन 500 अरब रुपया चाहिए एक महीने के लिए। उसमें से 230 अरब रुपया तो आपको मेरा वक्त बहुत कम रह गया। मैं जरा चारों दोनों मेहमानों से बाकियों से भी ले लूं। आई टेक योर पॉइंट। चौधरी साहब, ब्रीफ जवाब दीजिएगा। इकोनॉमिस्ट वर्सेस डॉक्टर्स, मेरा सवाल सुन ले चौधरी साहब। चौधरी साहब, इकोनॉमिस्ट वर्सेस डॉक्टर्स डिबेट भी बन गई है। ये इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं जनाब, अगर आप नहीं खोलेंगे तो इकोनॉमी बैठ जाएगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, बिजनेस बंद हो जाएंगे। डॉक्टर्स कह रहे हैं बंद नहीं करेंगे तो सर बहुत सारे लोग मर जाएंगे। हाउ डू यू वे दिस डिबेट? नहीं, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू भी है। पहले तो बात है कि कल 46 डेथ हुई हैं पाकिस्तान की तारीख में, जब से ये आया है सबसे ज्यादा हाईएस्ट। 1932 केस भी सबसे हाईएस्ट है। बिल्कुल। तो ये एक है। दूसरा पहलू ये है कि कौन सी मुईशत और किसकी मुईशत। ये वही लोग हैं, आप ट्रंप को ले लें, बोरिस जॉनसन को ले लें, ब्राजील के सदर को ले लें, फ्रांस के सदर को ले लें, स्पेन के वजीर आजम को ले लें, इटली के वजीर आजम को ले लें, इंडिया के वजीर आजम को ले लें, पाकिस्तान के वजीर आजम को ले लें। ये एक स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। ये कहते हैं कि बस मुईशत खोलो। ये वही लोग हैं जो कहते हैं जंगें लगानी पड़े जंगें लगाओ, लोग मारने पड़े लोग मारो, बस हमारे मुनाफे के लिए खोले। इन्होंने भी ऐलान किया, नाम लेते हैं गरीबों का। पैसे किसको दिए? अमीरों को। रिबेट पे 100 अरब दे दिया, कंस्ट्रक्शन पे दे दिया, बुलाकर कह रहे हैं फैक्ट्रियों वालों को सपोर्ट करेंगे। आम आदमी जो डेली वेजेस था उसको कोई सपोर्ट नहीं दिए। एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अभी भी वो नाम यही ले रहे थे कि वो जो 4 महीने की किस्तें आपने रोक कर वो पैसे दे दिए, उसको दिखा रहे हैं। बाकी पैसे आप सारे सरमायादारों लोगों को नहीं दे रहे, एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ नहीं दे रहे। सारों का एक ही नुकता है। काशिफ भाई सिंपल देखें, आप बड़ी अच्छी मिसाल स्पेन और इंग्लैंड की ले लें। स्पेन ने लॉकडाउन नहीं किया, इंग्लैंड ने लॉकडाउन किया। दोनों यूरोप के मुल्क हैं। स्पेन ने किया लॉकडाउन, क्या मैं कह रहा हूं सर, जिस तरह ब्रिटेन ने किया उस तरह नहीं किया। जो उन्होंने अपनी पॉलिसी है, स्पेन की टोटली डिफरेंट पॉलिसी। सॉरी, स्वीडन कह रहा हूं, उनकी टोटल डिफरेंट पॉलिसी। 0.04% डेथ रेट है इंग्लैंड का, स्वीडन का 0.03% है। उनकी इकोनॉमी को क्या लॉस हुआ है और इंग्लैंड की इकोनॉमी को क्या लॉस है, आप ये देख लें। और फिर दूसरा देख लें, वो यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज हैं। पाकिस्तान में स्वीडन इज नॉट अ गुड कंपैरिजन बिकॉज़ यूके आल्सो स्टार्टेड विद हर। दुबई को चेक कर लें, दुबई को चेक कर लें। दुबई में जो लॉकडाउन है कल 700 केसेस। सर नॉर्वे को करें, नॉर्वे से करें। बेटर कंपैरिजन इज स्वीडन एंड नॉर्वे। अच्छा मेरी बात, अगर 25% लोग हमारी गुर्बत के लाइन से नीचे रहते हैं, 26 फरवरी को हमारा केस पहला रजिस्टर
असर होता है। 3 महीने हम गुजार चुके हैं, अभी भी हमें नहीं पता कि कोरोना खत्म कब होगा। 90 डेज के बाद भी हमें ये अपनी डायरेक्शन नहीं पता, तो बताएं कि 3 महीने बाद पाकिस्तान का क्या असर होगा। मेरा वक्त, मैंने कहा सारों के आर्गुमेंट्स आ गए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्राइम मिनिस्टर साहब की वजह से जरा वक्त कम रह गया था। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।